जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। आपने अ, बात सुनी स्वामी जी की भी, और एक संशय तो होता है कि एक स्ट्रोक में 85,000 करोड़ आते हैं इंडिया में शेल कंपनीज के द्वारा, और इंडिया का सबसे बड़ा एक्विजिशन जो है वो सीमेंट का हो जाता है। कोई उंगली नहीं उठाता कि भाई ये इतना सारा पैसा शेल कंपनियों के द्वारा बाहर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन इसका इन्वेस्टर है, कहां से पैसा रीरूटिंग होके आ रहा है। कहीं से कोई एक उफ नहीं निकलती है, कोई एक कहीं से कोई एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। ये स्थितियां भारत के लिए आलोक जी चिंताजनक है। भारत की सॉवरेनिटी के लिए, भारत का जो एक संवैधानिक ढांचा है और जो हमारी एक लोकतांत्रिक सोच है, उसके लिए चिंता का विषय है आलोक जी। मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। एक जी बार आरामको कंपनी ने एक बहुत सबसे बड़ा भारत के लिए एफडीआई लाए थे, जिसमें बीपीसीएल की बात चल रही थी। तो जी रिलायंस के साथ में वो बहुत बड़ा आरामको एक ला रहे थे, लेकिन उसको भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली। एक एफआईपीबी बोर्ड होता है, उसने मंजूरी नहीं दी थी उसको। सवाल है, मंजूरी क्यों नहीं दी गई? ये भी बड़ी, इसका मतलब है कि भारत की सरकारें बड़ी समझदारी के साथ में काम करती हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ में काम करती हैं। एक और दूसरा उदाहरण, मुकेश अंबानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करने जा रही थी। उसके कई सारे उसने बदल करके, साइनेज बदल करके अपना ऑपरेशन भी चालू कर दिया था, और कुछ पैसे भी दिए थे। और उसके बाद में वो सारे के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वो एंकर स्टोर, इन सब में सामान शेल्फ में भर दिया गया था। हुआ क्या? वहां पर देखिए, चीज समझनी पड़ेगी सरकार कैसे काम करती है। वहां पर जो रिलायंस कंपनी ने जो शेयर होल्डर से जो बात करी थी, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स थे, तो खुदरा निवेशक थे जिन्होंने सबने ओके कर दिया था। गवर्नमेंट की जो पीएसयू बैंक्स हैं, उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था भाई? मैं इसको ये नहीं कर रहा कि क्या फेवर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये भारत सरकार की कार्यप्रणाली पे बात कर रहा हूँ। भारत सरकार से जुड़े हुए जो उपक्रम हैं, जो बैंक के हैं, पीएसयू बैंक हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उस पे बात कर रहे हैं। सवाल है, आपने तो मना कर दिया, एक्विजिशन अटक गया। अमेजन का पहले अटक गया था, अब इसमें भी ये अटक गया। इसको किनारे रखते हैं। फिर वही देखिए, वही स्टेट बैंक आता है। वही स्टेट बैंक आता है कुछ साल, थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा। जब वो ऑस्ट्रेलिया की, जब कोल माइंस के जब पैसे की बात हो रही है, तो वो फंडिंग कर देता है। उस समय लीड बैंक था वो। एक कंसोर्टियम होता है, जाहिर सी बात है कि इतने बड़े में तो कंसोर्टियम होता ही है, लेकिन वो लीड बैंक की पोजीशन में था वो। स्टेट बैंक ने इतना बड़ा फाइनेंस कर दिया, इसका मतलब, सीधा सा मतलब है। तीसरा, एलआईसी। एलआईसी का क्या स्टैंड रहता है? एलआईसी का एक स्टैंड रहता है जो उन्होंने कहा कि हम इसमें अपना निवेश बनाए रखेंगे। भाई क्यों बनाए रखेंगे? क्या पोजीशन है? आपको पैसा किस लिए दिया गया? एलआईसी के छोटे छोटे लोगों ने इंश्योरेंस कराई है, सब कराई है, इस उम्मीद से कराई है ना कि उनको बोनस मिलेगा, उनके पैसे बढ़ेंगे, उनकी जीवन सुरक्षा रहेगी। मतलब जिंदगी के बाद भी तो करते हैं, और जिंदगी के साथ भी है। तो जिंदगी के साथ बिल्कुल वाला जो उनका आधा स्लोगन है, वो तो उन्होंने छोड़ दिया। जिंदगी के बाद वाली बात पे चले गए, जिंदगी के साथ वाली बात पे तो एलआईसी वाले रहे नहीं। आखिर क्या मजबूरी थी? कौन सा ऐसा रणनीतिक फैसला था जो उन्होंने कहा था कि हम शेयर नहीं, मतलब हमें विश्वास है, हम उसमें से अपनी नहीं हटा रहे? क्यों नहीं हटा रहे? सवाल तो ये है। तीसरा, मुझे सीमेंट वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। अचानक से पैसा आता है तो कान खड़े हो जाने चाहिए। तो कान खड़े भी हुए, मैंने जो दो तीन उदाहरण दिए उसमें ये सीधे है कि ये कान खड़े भी हो रहे हैं। कान बिल्कुल खड़े होते हैं, जब सरकार का मन करता है तब वो कान खड़े हो जाते हैं, और जब सरकार का मन नहीं करता है तो बेचारे सुन ही नहीं पाते। शुतुरमुर्ग की तरीके से अपनी जो रेगुलेटर्स हैं, वो अपने रेत में अपना मुंह छुपा लेते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा वही है, अखिल स्वामी ने, प्रोफेसर साहब ने भी ये जो बात कही, मैं पैसा कहता हूँ, विदेशी कंपनियां जो भी हैं, चाहे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो या फॉरेन बैंक्स हो या जो भी हो, ये पैसा लगाने से पहले अध्ययन कराते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था कि जैसे हमारे भारत के बड़े बड़े अधिकारी सब विदेशों का दौरा करने निकल जाते हैं कि आ जाओ चलो भाई निवेश करते हैं, निवेश करो भारत में, निवेश करो। क्या अधिकारियों के कहने से निवेश होता है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी कंसल्टेंट से स्टडी कराते हैं,
तमाम स्टडीज होती है, एमएनसी के जो सीईओज होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, या जो इवन सॉफ्ट बैंक जैसे कोई भी आप ले लीजिए, ये सब बहुत स्टडी कराने के बाद में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस गया, दौरे पे गया और उनके कहने पे उन्होंने कर दिया। तो वाली वही स्थिति तो फिर भी आएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने जैसे पिछली बार भी एक आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि भारत के कॉर्पोरेट जगत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और केवल इसकी नहीं लगी है कॉर्पोरेट जगत की, जितने जो रेगुलेटर्स हैं इनकी भी लग गई है। अभी प्रोफेसर साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम चाइना के इक्वेशन पर हम क्यों नहीं भरोसा करते? इसीलिए तो नहीं करते ना कि चाइना की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो पता ही नहीं चलता कितनी सही है या कितनी गलत है। वहां पर एक रियल एस्टेट कंपनी का जिस तरीके से वो लगभग दिवालिया सी हो गई है, उसका भी कुछ पता नहीं चला। बहुत बड़ी मतलब चाइना की रियल एस्टेट फर्म थी। तो अब सवाल है कि क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? मुझे एक चीज अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, इतने जनवरी से लेकर अभी तक एक चीज अच्छी लगी, तो विपक्ष का जो मार्च हुआ है, ईडी के पास जो मार्च हुआ है, वो सीधा मार्च है। वो सीधा मार्च है, ये एक अच्छा है। इसको एक कहावत होती है, संसदीय कहावत है, ऐसा नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये संसदीय है ये, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कोई आपत्तिजनक है। तो सवाल है कि विपक्ष को भी अब ये बात समझ में आ रहा है, तभी वो ईडी की तरफ में जा रहे थे। आप ईडी की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप ये लगातार तय कर रहे हैं, किसानों का एक आंदोलन हुआ, आप सब उसको दिल्ली के अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर ही रोक देंगे। सांसद को अंदर नहीं जाने देंगे। राहुल गांधी का भाषण एक्सपंज कर देंगे। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी यही बात तो यहाँ भी कह रहे हैं, यही बात कैम्ब्रिज में कह रहे हैं। अब एक चीज ये है, मैं जैसे मैं तो इस बात का मुझे इस बात को लेकर देश में बड़ी चिंता हो रही है कि बाकी कॉर्पोरेट जगत का होगा क्या अगर फंडिंग पे सवाल खड़े होने लगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े होने लगे। फंडिंग कैसे आएगी? फंडिंग अगर नहीं आएगी तो चाहे कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट क्यों नहीं हो, वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, वो भी मैं मानता हूँ कि जो ये कैनाडा वाली रिपोर्ट है, उसने जिस तरीके से रिपोर्ट छापी है इंडियन एक्सप्रेस ने, ये तो बिल्कुल वैसे ही याद आ जा रहा है जैसे वो बोफोर्स के समय में बिल्कुल। हिंदू ने जो रिपोर्ट छापी थी। इस बार भी वही है कि रक्षा के सौदों में, लेकिन सब में मेरा फिर वही सवाल है, क्या आप लोगों तक जोड़ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा मजाक है? क्या आप इस मुद्दे पे किसी ने भी कोई इस तरीके से बात करी? किसी ने राफेल का नाम लिया? राफेल में भी आपने क्यों नहीं किया? राफेल में आपने आप अनिल अंबानी को आप वो दे रहे थे, एक जो लगभग दिवालिया वाला जो कॉर्पोरेट है, आपने उसके साथ में डील करी थी, और फिर नहीं बता रहे थे। फिर वहां पर विदेश की धरती पे ही वो उठा था, वो मामला भी राफेल का विदेश की धरती से उठा था। अगस्टस का मामला भी विदेश की धरती से ही उठा था। स्वीडन के जो बोफोर्स वाला मामला है, वो भी विदेश की धरती से ही उठा था। तो ये भी हिंडनबर्ग भी विदेश की धरती से ही उठा है। लेकिन ये है कि एक चस्पा तो हुआ है, लेकिन इसको भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनको फैलाना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं होगा। और लोकतांत्रिक संस्था, आपके बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है, रेगुलेटर भी सब दांव पे लग गए हैं, भारत सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। फंडिंग नहीं आई, कुछ नहीं होगा। सरकार अपने बूते निजी निवेश नहीं करा सकती, ये आप भी जान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं सरकार के सामने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और